नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए हम पूर्व जीवन की कहानी लेकर के आए हैं, एक ऐसी बहन की जो कि लगभग 45 वर्ष की आयु की हैं। इन बहन ने अपना पूरा जीवन एक एनिमल शेल्टर केयर यूनिट को दिया, उसको समर्पित किया। एनजीओ के साथ 20 वर्षों से ज़्यादा समय से ये बहन काम करती आ रही हैं और इन बहन को आज इनका जीवन का जो लक्ष्य था, जो इनका मोटिव था, इनके जीवन का जो ये संस्था थी जिसको इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज इनके जीवन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति आई है जिसकी वजह से इनको उस संस्था से अलग होना पड़ गया है। दोस्तों, ये बहन, क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से इस पैशन के चलते कि इनको प्रकृति की सेवा करनी थी, इनको पशुओं की सेवा करनी थी, इन बहन ने विवाह भी नहीं किया। खैर, इनके विवाह न करने के कुछ कारण और थे, जो कि कुछ घटनाएं थी जो कि इनके जीवन के अंदर घटित हुई, जिसकी वजह से ये बहन कहती हैं कि शायद मैं किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर विश्वास कर ही नहीं पाती। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन बात यह है कि आज ये लगभग 45 वर्ष की आयु की हैं। जिस कॉज को इन्होंने अपना जीवन दिया, उस कॉज से आज इनको अलग कर दिया गया है। और इनको अलग भी क्यों होना पड़ा? इसलिए नहीं क्योंकि इनकी कुछ गलती थी, इसलिए नहीं कि अपना काम निष्ठा से नहीं कर रही थी या किसी प्रकार का बेईमानी कर रही थी, लेकिन इन्हीं के एनिमल शेल्टर होम में, क्योंकि जब ऐसी जो एनजीओज होती है, ऐसी जो संस्था होती है, उसको एक व्यक्ति तो नहीं चला सकता, उसके अंदर डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पशुओं के डॉक्टर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो परमानेंट सैलरी पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां रह करके सेवा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घरों से आते हैं और सेवा देते हैं। तो बहुत एक पूरी चेन होती है, एक पूरा सिस्टम होता है। तो ये बहन इस सिस्टम का पार्ट थी और इसी सिस्टम के अंदर कुछ और लोग ऐसे आ गए जिन लोगों को ये बहन एक आंख नहीं भाती। उन लोगों ने जो पहले दिन से, जब उन्होंने एनिमल शेल्टर होम के अंदर एंट्री ली, उसी दिन से उन सब ने प्रयास ये किया कि कुछ भी करके ये जो बहन है यहां पर काम न करें, ये इस एनजीओ से अलग हो जाएं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का प्रेशर उन लोगों ने क्रिएट किया, जिस प्रकार की बातें इनके बारे में बोली गई, फैलाई गई, उसके जो दबाव में आकर के इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे यहां पर नहीं लेना चाहिए। मैं यहां पर इसलिए थी क्योंकि सेवा करके मुझे सुकून मिलता था और वो सुकून ही मेरे जीवन से चला गया है, तो यहां पर अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत 2 दशकों से ज्यादा, 20 वर्ष से ज्यादा यहां पर सेवा दे रही थी, जिसकी वजह से इनका बहुत मान था, बहुत सम्मान था। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो कि इनकी बेइज्जती करती थी। अब हमने इन बहन को समझाया कि बहन, ये तो देखिए आपकी ईगो है ना, कि आप भाई, क्योंकि कुछ लोग आपको निकालना चाहते हैं। अब देखिए, कोई अगर आपसे नफरत करता है, वो तो ऐसी चीजें करेगा ना, तो ये गलती आपकी है कि अपनी एक ईगो के चलते कहीं ना कहीं आपका अभिमान बीच में आ रहा है कि भाई ऐसा बोला तो मैं चली जाऊंगी। अरे आप क्यों चले जाएंगे? आपको करना चाहिए वहां पे काम, अपनी सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन ये बहन जो है बहुत ज्यादा द्वंद में थी, कुछ टर्मोइल था। सिर्फ बात क्या है, सामने की नहीं होती, कुछ एनर्जी की भी होती है। अंदर ही अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके हमारे मन में तूफान उठता है। तो वैसे ही कुछ इन बहन के साथ हो रहा था। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से अब ये अपनी माता जी के साथ उनके घर में रह रही हैं और इन्होंने सेवाओं से पिछले 2 से 3 महीनों से छुट्टी ली हुई है। तो ये बहन अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहती थी कि इन सभी लोगों से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है, जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ ऐसा किया। दोस्तों, इन बहन का पीएलआर किया गया था और पीएलआर के माध्यम से इन्होंने अपने एक नहीं बल्कि 2 जन्म देखे और 2 जन्मों के अंदर इन्होंने देखा कि ये सभी आत्माएं जो इनके पीछे पड़ी हुई हैं, जो सभी लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनसे इनका बहुत ही कड़ा कार्मिक अकाउंट जो है वह सामने आया। तो जो वे कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वह करना ही था, क्योंकि ऐसा कुछ उनके साथ भी कभी हुआ था।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम माफ़ी मांगना चाहेंगे उन सभी भाई बहनों का जो कि पिछले 2 से 3 दिनों से हमें संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से हमने किसी भी मैसेज को न तो पढ़ा है, न ही उसका उत्तर दिया है। उसका कारण यह है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, हमारे कुछ लीगल कमिटमेंट हैं और अपने लीगल कमिटमेंट के चलते जहां पर हम रहते हैं वहां से हमें 21 घंटे का ड्राइव करके यहां आना पड़ा है। और यहां पे हमारे अभी कुछ दिनों का हमारा एंगेजमेंट है, तो उसको पूरा करना पड़ा। अब क्योंकि ड्राइव इतना लंबा था, बीच में हमने एक हॉल्ट भी लिया था, लेकिन ड्राइव बहुत ज़्यादा लंबा था और अकेले हम ही थे गाड़ी को चलाने वाले। बाकी जो हमारे वाइफ हैं वो हाईवेज पे उनको गाड़ी देते नहीं हैं, और छोटा बच्चा है तो ये तो हमें चलाना पड़ा। तो क्या है, बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम आपके मैसेजेस को नहीं देख पाए हैं। फ़ोन को भी हमने अभी उठाया है जब हमने आपके जो ये वीडियो है उसको रिकॉर्ड करना है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं डाला, तो ये स्टोरी भी पोस्ट करना था, पेंडिंग चल रहा था काफ़ी समय से। तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। अगले कुछ दिन अभी हम और बिजी हैं। आपका जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगले 3-4 दिनों के अंदर फिर हमें थोड़ा समय मिलेगा, थोड़े हम सहज हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा से सारे जो हमारे आपकी जो क्वेरीज हैं उनका हम आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी तो हम अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन 20 तारीख तक हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। तो 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आप सभी के लिए हीलिंग के सेशंस को हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। दोस्तों, 7 चक्रों की हीलिंग का 7 दिनों का सेशन आप में से कई भाई बहनों ने, लगभग 250 भाई बहनों ने पहले भी अटेंड किया था। उसी प्रकार से उसी फॉर्मेट के अंदर सेशन को दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों 7 दिनों तक 7 डेज चक्रा हीलिंग किया जाएगा और 8वें दिन इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन आप सभी के लिए कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हमने बाद में इसलिए रखा है कि आप जब चक्रा हीलिंग कराएंगे 7 दिनों तक, तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे, और इसके बाद जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा। और आपके बचपन का अगर कोई पेन आपके अंदर रह गया है, कोई दर्द छुपा रह गया है, तो वो भी बहुत आसानी से रिलीज हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 8 दिनों के सेशन हमने रखे हैं, इनकी तारीख होगी 21 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक। इन 8 सेशंस की एक फीस हमने निर्धारित की है, जो फीस 1500 रुपए है। दोस्तों 8 दिन के सेशन को अटेंड करने के लिए आपको टोटल 1500 रुपए देने हैं। तो अगर आप एक सेशन की कॉस्ट देखेंगे तो वो 200 रुपए से भी कम आ रही है। दोस्तों, सेशन के टाइमिंग्स शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के होंगे। इसके अंदर सेशन पूरा कंडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आधा पौना घंटा हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, लेकिन डिस्कशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो हीलिंग वाला जो पार्ट है वो उन 2 घंटों का ही है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन सेशन के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं, वे हमें, उन सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, हमारा जो फोन नंबर है जो कि है 9518081745, इस नंबर पे आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 1500 रुपए हमारे को भेज दें, और उसका जो स्क्रीनशॉट है उस पेमेंट का आप हमारे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से वो स्क्रीनशॉट आप हमारे को भेज दीजिए। अपना नाम और ईमेल आईडी भी आपको हमें लिख करके भेजना है उस व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और नाम और ईमेल आईडी आप भेज देंगे। एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया जाएगा। दोस्तों, ये आप कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एकदम से हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो शायद हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे हमारे को समय मिलता रहेगा दोस्तों, वैसे वैसे आपको हम ग्रुप में ऐड करते रहेंगे। हमारा आपको कमिटमेंट है कि 21 तारीख से सेशन होने स्टार्ट होने वाले हैं, तो 20 तारीख तक आप देखेंगे कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और 21 तारीख को जो ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास सेशन स्टार्ट होने से पहले उस ग्रुप के अंदर पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो ये सेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं थोड़ा और विस्तार में हम बता देंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो हम समझते हैं कि ये सारे सेशंस आपने पहले भी अटेंड किए हुए हैं, इनसे जुड़े हुए अनुभवों के वीडियोस भी चैनल के ऊपर डले हुए हैं, तो आप उसके बारे में जानते ही हैं। अब दोस्तों, अगर किसी बहन किसी भाई को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल इशू है, आर्थिक तंगी है,
तो आप हमारे को वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर या मैसेज के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि क्यों आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर हमारा समर्थ होगा तो हम आपको कुछ जो फीस है उसके अंदर कंसेशन कर देंगे। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ये किसी भी प्रकार का कोई नेगोशिएट करने के लिए हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको आर्थिक तंगी है तब ही आप हमारे को ये मैसेज डालें, वरना जो सेशन है उसकी जो फीस है वह 1500 रुपये है। ठीक है, और 1500 रुपये हर सेशन के नहीं देने, दोबारा बता रहे हैं, आप 1500 रुपये देंगे। उसके अंदर 8 सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे ग्रुप के अंदर। रोज 4 से 6 टाइमिंग है सेशन का, उसके बाद अलग से आधा से पौना घंटा डिस्कशन का। ठीक है, अब दोस्तों वापस आते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों ये बहन जो है, इनकी जो माता जी हैं वे भी पशु प्रेमी हैं, ये बहन भी पशु प्रेमी है। तो इनकी जो माता जी हैं बचपन से वो भी पशुओं की सेवा के अंदर रही हैं, और जिस एनजीओ के अंदर आज ये बहन काम करती हैं उसके जो ओनर्स हैं और उसके जो इनिशियल वॉलंटियर्स हैं वो इनकी माता जी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते थे, और वहाँ जाकर के थोड़ा बहुत एज अ वॉलंटियर इनकी माता जी भी सेवा किया करते थे। दोस्तों ये बहन भी जो स्पेशली एक डॉग लवर हैं, तो बहन बचपन से ही जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाना, बिस्किट्स खिलाना, दूध पिलाना, चावल बना करके लेके जाना, रोटियां लेकर के जाना और उनका भरण पोषण करने का प्रयास करना, इस चीज़ के अंदर ये जो बहन है बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। तो इन बहन के इसी पैशनेट को देखते हुए वैसे तो इन बहन ने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। अब ये बहन जो है कि कोई बड़ी नौकरी के लिए ट्राई कर सकते थे, बाहर जा सकते थे, लेकिन इन बहन ने ऐसा सोचा कि भाई जो मैंने पूरा नॉलेज जो मैंने गेन किया है इसको मैं सेवा में जो है वो देना चाहती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ जो है इनके अपने भी इंसान के कमिटमेंट्स होते हैं, जो कुछ फंड्स तो इंसान को चाहिए ही होता है। तो अब इनकी जो माता जी हैं वो एनजीओ के टच के अंदर तो थी, क्योंकि एज अ वॉलंटियर कई बार सेवा करती थी वो जाकर के पशुओं की। और ये जो एनजीओ है मतलब ऐसा होता है, अब इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर होता है उनको चोट लग जाती है, चाहे गऊ है, चाहे कोई बिल्ली है, चाहे कोई बंदर है, तो उसके लिए क्या है कई शेल्टर होम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं वो इनका इलाज करते हैं। आप ढूंढेंगे ना अपने एरिया के अंदर, वहां भी मिल जाएंगे। कोई अगर ऐसी समस्या आप उनको कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे पशु है, तो वो आते हैं, पशु को ले जाते हैं, फिर उनका इलाज करते हैं, उनको ठीक करते हैं, तब तक उनका दवा करते हैं, भोजन वगैरह कराते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तब दोबारा से उनको जो है उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसके अंदर वापस ये पशुओं को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की एनजीओ थी। तो ये बहन इनके टच में आई और अपनी माताजी के थ्रू, तो एक भाई थे वहां पर एनजीओ में काम करने वाले जो कि परमानेंट थे। अच्छा, एनजीओ में इस प्रकार से काम होता है, हम एनजीओ का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा काम होता है कि कुछ लोग परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं और कुछ लोग वॉलंटियर होते हैं, जो बीच में जैसे मान लो कॉलेज स्टूडेंट हो गए या आसपास के रहने वाले लोग हो गए, वो कभी कभी सेवा करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे थोड़े गरीब परिवारों के होते हैं, आसपास के गांव में रहने वाले होते हैं, तो उनकी जो बूढ़ी माताएं होती हैं वो पशु सेवा करने के लिए आ जाती हैं, तो उनको कुछ दिहाड़ी मिल जाती है। तो इस प्रकार से एनजीओ काम करती हैं। तो ये जिस भाई के टच में ये बहन आई थी, वो जो भाई हैं वो वहाँ पे एक परमानेंट एम्प्लॉई थे, पूरी तरह से जो वो एनजीओ है उसकी देखरेख करते थे। ये उनके संपर्क में आई, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए और पशुओं के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए उन्होंने इनको भी इस एनजीओ के अंदर जो है स्थान दिलवा दिया। अब दोस्तों इन एनजीओ को स्टार्ट जिन्होंने किया था वे जो महिला हैं वे भारत के अंदर नहीं रहती हैं, वे महिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती हैं, लेकिन समय समय पर वो एनजीओ को विजिट करते रहते हैं। और एनजीओ को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब धन तो चाहिए ना, तो यहां से जो डोनेशन आता है वो तो आता है, लेकिन जो मेन डोनेशन करती हैं वो वहां से जो पैसा है वो लाती रहती हैं एनजीओ के अंदर, मतलब अपना पैसा भी करती हैं और भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके थ्रू एनजीओ के अंदर पैसा आता रहता है। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय ये बहन इन भाई के टच में आई उस समय एनजीओ की ओनर भी यहाँ पे थी, और ये बताती हैं कि पहले ही दिन जिस दिन एनजीओ की ओनर तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक एनजीओ है, लेकिन मेन ट्रस्टी आप बोल लीजिए एनजीओ की जो है, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक एनआरआई बहन है, वो थोड़ी बड़ी भी थी इनसे उम्र में। तो जैसे उनके ये संपर्क में, तो ये बताते हैं हमारा ना अचानक से एक बॉन्ड सा बन गया
और उन्होंने इनको चुन लिया कि भाई आपके बाद एनजीओ की देखरेख करने वाले, मतलब इनको एक सब इंचार्ज टाइप बना दिया गया वहां पे। और ये बहन बताती हैं कि मैं इतनी खुश थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहीं पर रहने लगी, वहीं पर सेवा करने लगी। अब कब कहाँ पे कौन से पशु की क्या खबर आ जाए, कब जाना पड़े, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा एनजीओ वाले रुझे रहते हैं कि इनको अपना बाकी और सोशल कमिटमेंट्स क्या हैं वो सब का इनको कभी कोई ध्यान रहा ही नहीं। अब ये बहन बताती हैं कि ये जो भाई वहाँ पर थे एनजीओ के अंदर, जो कि इनके सीनियर थे, ये बताती हैं कि उनसे इनका एक प्रेम प्रसंग सा शुरू हो गया। अब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया तो ये बताती हैं कि बिना विवाह किए एक प्रकार से जैसे पति पत्नी का संबंध होता है उस प्रकार से अब वो भी वहां रहा करते थे और ये भी वहां रहा करती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर ही मतलब इनका जो है ये एक बिना विवाह किए एक पति पत्नी की तरह एक जोड़े के अंदर रहते रहे। दोनों का पैशन सेम था, दोनों वहीं पर जॉब करते थे, तो उस प्रकार से वो बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर रहे। तो अभी बताते हैं कि लगभग 10 वर्ष इन दोनों ने इस प्रकार से काम किया। और जब इन्होंने एनजीओ को ज्वाइन किया था उसी समय पर इनका प्रेम प्रसंग जो है उनके साथ शुरू हो गया था। लेकिन ये बताते हैं कि जब भी ये उनसे विवाह करने के लिए कहती थी तो वो ना टाल देते थे इनकी बात को। अच्छा, ये बताती हैं कि वो जो भाई हैं उनकी उम्र जो है इनसे 5-6 साल बड़ी थी। तो जिस समय पर इन्होंने एनजीओ ज्वाइन किया था उस समय ये खुद जो है 23-24 वर्ष की आयु के थी और वो भाई जो है लगभग 30 वर्ष की आयु के थे। अब उसके बाद 10 साल तक ये दोनों साथ रहे। इनका एक प्रेम प्रसंग सा चला। ये वो एक प्रकार से जो पूर्ति होती है किसी व्यक्ति की, जो आसक्ति होती है उनको, है ना, वो पूरी कर रहे थे इनके उससे। लेकिन जब भी उनसे कमिटमेंट मांगती थी कि विवाह कर लो तो उससे फिर वो मुकर जाते थे। और फिर ये बताती हैं कि 10 साल साथ रहने के बाद जब वे लगभग 40 वर्ष की आयु के रहे होंगे, सडनली उन्होंने इनको बताया कि उनका विवाह उनके परिवार वालों ने कहीं और तय कर दिया है। उन्होंने बताया कि तुम और मैं अलग अलग जाति के हैं, इसकी वजह से हमारा विवाह नहीं हो सकता। मेरी कभी हिम्मत नहीं है तुम्हारे को इस बात को बोलने की, लेकिन आज मैं बोलता हूं कि तुमसे विवाह मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया गया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बात उस समय पे बोली जिस समय पे वो व्यक्ति जो है एनजीओ छोड़ना चाहते थे, तो उस व्यक्ति ने एनजीओ छोड़ दिया और उस व्यक्ति का जो डेजिग्नेशन था ये उनके अंडर में थी ना, तो वो डेजिग्नेशन इनको मिल गया। पूरे एनजीओ को जैसे एक प्रकार से जो जहां पर ये काम करते हैं वहां पे उस साइट को पूरा संभालने की जो जिम्मेवारी है इनके पास आ गई। और वह जो व्यक्ति हैं अचानक से जैसे इनके जीवन से गायब से हो गए। और ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे 10 सालों तक मेरा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद आज भी मेरे जीवन के अंदर नहीं है। और तो ये बताती हैं कि मेरा तो उम्मीद ये पूरा ये था ना कि उनसे मैं विवाह कर लूंगी। तो 23 वर्ष की आयु में आए थे एनजीओ के अंदर और अभी ये 33 वर्ष की आयु के थे। तो ये बताती हैं कि उस समय मेरा दिल इतना टूट गया कि अगले 2 साल तक तो मैं उसके डिप्रेशन में ही रही। वहां काम करती रही भले, लेकिन 2 साल तक तो मैं डिप्रेशन में ही रही। मेरी सुध-बुध ही नहीं थी, भले मैं इंचार्ज थी लेकिन सुध-बुध नहीं थी। तो फिर इनकी लगभग 35-36 वर्ष आयु हो गई। तो फिर ये बताते हैं कि भी मैंने सोचा कि भाई अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है तो अब कौन विवाह करेगा, तो इन्होंने उस चीज़ की जो है वो छोड़ ही दी। लेकिन एक गम रहा कि भाई अगर ऐसा नहीं होना था, अगर इसके चक्कर में मैं ना होती तो कम से कम मैं विवाह तो कर लेती, भले सेवा करती रहती लेकिन विवाह तो करती रहती। तो इनको उस व्यक्ति से धोखा मिला। अच्छा दोस्तों, वो जो व्यक्ति है उसका कुछ गहरा ही इनको दुख देना का पार्ट था। अब वो व्यक्ति ने जब उसने नौकरी छोड़ दी और इनको इंचार्ज बना दिया गया तो वो तो गायब हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हीं की जानकारी से उस ही व्यक्ति के गांव की रहने वाली एक लड़की को उन्होंने, जो एनजीओ के मेन ट्रस्टी है, उनसे बात करके यहां पर पोस्ट करवाया। तो एक दूसरी लड़की को नौकरी रखी। अब ये इंचार्ज थी, वो इनके अंडर आ गई। अब ये बताती हैं कि जिस दिन से वो लड़की यहां पर आई वो थी इनकी सबॉर्डिनेट, इनकी जूनियर थी, लेकिन उस लड़की को हमेशा से ये होता था कि ये यहां पे क्यों है। वो लड़की इनको निकलवाना चाहती थी
और इनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करती है। अब वो सामने से कुछ ऐसा नहीं कर रही है, सामने से लड़ नहीं रही है, सामने से झगड़ नहीं रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र करे एनजीओ के अंदर जिसकी वजह से ये बदनाम हो जाएं और जिसकी वजह से इनको निकाल दे। अब होता कुछ ऐसा है कि 1.5-2 साल ये उस लड़की के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर कुछ बात आगे बढ़ जाती है और फिर वो खुल करके सामने आ जाती है और वो कहती है कि भाई देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया से एनआरआई बहन है, जो मेन ट्रस्टी हैं एनजीओ की, वो इंडिया आई होती हैं, तो वो जो लड़की होती है वो उनके सामने बात रख देती है कि या तो ये यहाँ पे रहेगी या फिर मैं यहाँ पे रहूँगी। तो जो एनआरआई होती हैं वो थोड़ा बात को संभाल लेती हैं, वो कहती हैं कि भाई नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये रहेंगे या वो रहेंगे, ये गलत बात है। और वो उस लड़की को इस एनजीओ से निकालती तो नहीं है, लेकिन इसी एनजीओ के एक दूसरे यूनिट के अंदर शिफ्ट कर देती हैं। ये बहन ऐसा बताती हैं कि जिस समय वो लड़की यहां पर एज अ सबऑर्डिनेट काम करती थी, उस समय, अब देखिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई टीम मिलती है काम करने के लिए, तो उस समय 2 कॉलेज की लड़कियां वहां पर एज अ वॉलंटियर काम करने आती थी। जैसे महीने में हफ्ता उन्होंने वॉलंटियर का निकाल रखा है, तो काम करने आती थी, सेवा करती थी, फिर चली जाती। तो उन दोनों का उस लड़की से, जो इनकी सबऑर्डिनेट थी, उससे बहुत ही गहरा बॉन्ड था। अब उनको, जो सबऑर्डिनेट है, उनको तो इस साइट से हटा दिया गया और ये इस साइट में थे। लेकिन ये बताते हैं कि वो जो 2 वॉलंटियर कॉलेज की लड़कियां थी जो कि उनकी टीम में थी, उन्होंने इनका जीना आराम करना शुरू कर दिया। फिर जिस प्रकार के षड्यंत्र वो करती थी, इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये बताती हैं कि भैया मुझे 12-13 साल हो गया एनजीओ के साथ काम करते हुए, एक बहुत ही सीनियर पद पे देखते हैं आप ऐसे व्यक्ति को, सर सर, मैम मैम ऐसे करके बात करते हैं, और ये 2 कॉलेज की लड़कियां कुछ ना, इनका चेहरा बताता है कि मुझसे नफरत करती हैं। और मैं ऐसा सोचती हूं कि भाई ऐसा उसने तुम्हें क्या दे दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? भाई मैंने तो तुम्हारे को कभी कुछ नहीं कहा ना। तो वो लड़कियां वॉलंटियर वाली जब भी आए, अब ये बताती हैं कि मैं कभी उनको मना नहीं कर पाती थी, वो आती थी और आती रहती है और आज भी आती हैं, और वो आकर के मतलब जो है इस प्रकार से वो करती हैं। अब करते 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 बताती हैं कि वो वॉलंटियर लड़कियों का भी कॉलेज ख़त्म हो गया, उनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लड़कियों ने करी, और वो लड़कियां भी परमानेंटली खुद को इस एनजीओ के अंदर समर्पित सा उन्होंने कर लिया। ये बताते हैं कि आज लगभग 1 वर्ष हो गया इस चीज़ को, जब वो लड़कियां एनजीओ के अंदर परमानेंटली आ गई हैं। वो भी डायरेक्टली जो एनआरआई ऑस्ट्रेलियन बहन है उनको जानती हैं, तो उन्होंने उनको प्लेस कर दिया। अब ये लड़कियां यहाँ पर आई हैं, तो वो बहन जो अलग हुई थी, जिसके अंदर ये लड़कियां थी जो नहीं चाहते थे, वो बहन भी इस साइट पे आ गई। जो दूसरी साइट है उसको वाइंड अप कर दिया गया, कुछ इशू हो गया फंडिंग का, जिसकी वजह से ये सब लोग इसी जगह पर आ गए काम करने के लिए। और ये बताते हैं कि जैसे ही वो तीनों इकट्ठी हुई, तो वैसे ही उन तीनों ने मिलकर के अपने षड्यंत्र जारी रखे। कहती है मैं करते करते इतनी ज़्यादा परेशान होगी कि मैंने निर्णय लिया कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, और मैं अब 3 महीने से यहाँ पे हूँ। मैं रोती हूँ, सोचती हूँ कि मैं 45 साल की हो गई हूँ, मैंने अपने जीवन को जैसे खराब कर लिया, ना मेरी शादी हुई, ना मेरे पास मेरा सेवा का काम है। तो हमने बहन को कहा कि देखिए बहन, अगर सेवा वाकई में सेवा है तो उसके लिए एनजीओ की क्या आवश्यकता है, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे आप छोटी उम्र में करते थे। तो फिर भी खैर, बहरहाल बहन जानना चाहती थी कि उनका इन सब से क्या कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ ऐसा किया। तो बहन के इस संकल्प के चलते दोस्तों, बहन का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अब इन्होंने उस जीवन में क्या देखा उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जब ये अपने पहला जीवन देखती हैं पूर्व जीवन में जाने के बाद, तो पहले जीवन के अंदर ही अपने आप को एक 30 वर्ष की आयु की एक महिला के रूप में देखती हैं। ये वहां पर देखती हैं कि एक मध्यम वर्गीय किसी गांव के परिवार में रहने वाली महिला है, और जब ये अपने घर को देखती हैं तो घर इनको थोड़ा कच्चा घर दिखाई देता है, लेकिन ठीक ठाक घर है, मतलब गरीबी फील नहीं होती है, ना बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसा घर देखती हैं। हम इनको बोलते हैं कि भाई आप घर के अंदर देखें, तो घर के अंदर ये देखती हैं तो इनको एक 60 वर्ष की एक बूढ़ी महिला वहाँ पर बैठी हुई नज़र आती है। 60 वर्ष की जो बूढ़ी महिला है, जब इनसे रिश्ता ये देखती है तो देखते हैं कि इनकी जो सास है,
ये विवाहित है और इनकी सास के रूप में वो महिला वहाँ पर इनको नजर आती है। जब हम इनको थोड़ा प्रोब करते हैं कि परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं, उनको आप ढूंढिए, तो ये एक दृश्य देखते हैं। उस दृश्य में देखते हैं कि जो घर का मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से परिवार के 3 सदस्य जो है वो घर के अंदर आ रहे हैं। उन परिवार के 3 सदस्यों में इनको एक महिला नजर आती है, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा नजर आता है और एक पुरुष नजर आता है। जब ये अपने पुरुष को देखती हैं, उस पुरुष को देखते हैं, तो ये बताती हैं कि भाई ये जो हैं ये मेरे पति हैं जो बाहर से आए हैं। और जो बच्चा है, बच्चा ये बताती है कि मेरे पति का और मेरा, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, 6 साल की वर्ष की आयु का बेटा होता है। जिस महिला के साथ इनके पति और वो बच्चा आए होते हैं, वो महिला को जो हम देखने के लिए बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि महिला मेरी जेठानी है। तो अब इनको बोलते हैं कि भाई जेठानी है, तो ये क्या कर रहे थे बाहर। हम इनसे पूछते हैं कि भाई जेठ कहाँ है, जेठ क्या आपको नजर आ रहे हैं, जेठ कहाँ है। तो धीरे धीरे इनको स्मृति आती है, बताती हैं कि जेठ नहीं है। थोड़ा और फोकस किया जाता है तो ये बताती हैं कि जो जेठ हैं उनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ा उस चीज़ पे हम फोकस कराते हैं तो ये बताते हैं कि जेठ की जो मृत्यु हुई है वो ना, जेठ को मार दिया गया है। अब इनसे फर्दर पूछते हैं कि भैया जेठ को क्यों मार दिया गया, किसने मार दिया। तो ये बताते हैं कि जो मेरी जेठानी है, इसी ने मेरे जेठ को मारा है, जहर दे करके मारा है। उसको खाने में जहर मिला करके दे दिया था और उसको मार दिया था। तो आपने बोला कि भाई तो ये तो खुली घूम रही है, इसको जेल नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जेल वेल कुछ नहीं हुई है। जो ये जेठानी है जो मेरी, इसका थोड़ा इसको सपोर्ट ज़्यादा है, तो क्यों नहीं हुई है, थोड़ा हम और प्रोब करते हैं। तो ये बताते हैं कि जो मेरे पति हैं, वो पति भी मेरी जो जेठानी है उसके साथ मिले हुए हैं, इन दोनों ने मिल करके मारा है। अब क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उसका अपना बेटा इन्वॉल्व्ड है दूसरे बेटे को मारने में, इस वजह से जो मेरी सासू माँ है उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, चुपचाप इस बात को दबा दिया गया। लेकिन मैं घर के अंदर रहती हूँ, मुझे पता है कि उनको जहर दिया गया था। थोड़ा और हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि क्यों दिया गया। तो ये बताते हैं कि जो जेठानी है और जो मेरे पति हैं, इन दोनों का आपस में जो है अफेयर है। और अफेयर के बारे में सासू माँ को पता है और मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी डरी हुई हूँ कि भैया एक व्यक्ति को मार दिया है तो भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और कुछ ऐसा हुआ था कि जो जेठ जी थे, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, उनको ये बात पता लग गई थी, उन्होंने कुछ विरोध किया था इन दोनों का और ये बात सामने आ गई थी, घर के अंदर झगड़ा वगैरह होने लग गया था। तो इन्होंने उस समय तो जेठ से माफ़िया मांग ली थी, लेकिन फिर इन्होंने क्या है, उनको जहर दे दिया और मार दिया। और फिर जब हम फर्दर इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कुछ इस जीवन के अंदर किया, भाई आपने कुछ बदला लिया हो, आपने इनको मार दिया हो, ऐसी कुछ कहानी हो, तो ये पूरा अपना जीवन देखते हैं, कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सामने ही ये सब कुछ होता रहा, तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के ऊपर। और ये बताती है कि भाई मैं काफ़ी बूढ़ी होकर के जो है मेरी मृत्यु हो रही है। जिस समय इनकी मृत्यु हो रही है तो ये बताते हैं कि लगभग 70 वर्ष की आयु की मैं एक बूढ़ी अम्मा हूँ। और इस समय, इनकी मृत्यु के समय, इनका जो बेटा है, बेटा वहाँ पर खड़ा हुआ है हाथ बांध करके। ये कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ अपने बिस्तर पे, बेटा वहाँ हाथ बांध करके खड़ा हुआ है। ये बताते हैं इनके पति और जेठानी जिस कमरे में इनकी मृत्यु हो रही है उस कमरे के बाहर बैठे हैं और दोनों हंस रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये तकलीफ के अंदर हैं और ये बताते हैं उसी तकलीफ के अंदर जो है मैं अपने देह का त्याग कर देती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम इनको, जो ये सारे कैरेक्टर्स ये देखते हैं, छोटा छोटा पार्ट ही इनको दिखाई दिया, उनको देखते हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या है, कौन है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो जेठ है जिसको मार दिया था, इनकी जेठानी ने और इनके पति ने उस जीवन के जो थे मिल करके उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं। इनके इस जीवन में इनका एक भाई है, जो इनका भाई था जिससे इनका बहुत प्रेम था, वो भाई विवाहित है, अपने परिवार में सेट है, आज भी इनको सपोर्ट करता है, तो अच्छा घनिष्ठ भाई बहनों का रिश्ता है। तो उस जीवन में जो इनके जेठ थे जिसका मर्डर कर दिया गया था, वे इनके इस जीवन के सगे भाई हैं। उसके बाद जो बूढ़ी माता है इन्होंने घर के अंदर देखी थी 60 साल की, वो जो बूढ़ी माता है, वो बूढ़ी माता
जो एनआरआई नहीं है लेडी, जिसके एनजीओ में काम करते हैं, जो मेन ट्रस्टी हैं, उन लेडी को इन्होंने अपनी उस जीवन के सास के रूप में देखा। वो सास इनसे प्रेम बहुत करती थी, सांत्वना बहुत थी, मतलब दुख था उस सास को इनके प्रति, इनके लिए, और अपने तरफ से वो पूरा इनका ध्यान रखती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो अपने लिए भी डरती थी, है ना, और पुत्र मोह में भी फंसी हुई थी। वो अपने परिवार को जैसा भी था संजो करके रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन वही जो सास है, तो वो इनके इस जीवन की वो जो एनआरआई वो नहीं है ना, जिन्होंने सब लोगों को जैसे अपने एनजीओ के अंदर एक संरक्षण सा दे रखा है, आज भी पाल रही हैं, वो उस समय में भी इनकी बुजुर्ग थी, सबको पाल रही थी। फिर जो जेठानी है, जेठानी को ये देखते हैं, जेठानी को जब ये देखते हैं तो ये जेठानी को उस कन्या के रूप में देखते हैं जो कन्या इनकी सबऑर्डिनेट बनकर के एनजीओ में आई थी, जिस कन्या को उस पुरुष ने एनजीओ के अंदर लगाया था, जिसने 10 सालों तक इनका फायदा उठाया था, इनको एक प्रकार से मतलब वो क्या कहते हैं, मोलेस्ट आप बोल लीजिए, मोलेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों की स्वीकृति थी, या क्या शब्द यूज होता है हमारे को तो पता नहीं है और ज़्यादा हम इसमें जाना भी नहीं चाहते। लेकिन वही व्यक्ति जिसने इनको 10 सालों तक धोखा दिया, उसने जिस लड़की को लगवाया था एनजीओ के अंदर, जो कि परमानेंटली जिन्होंने झगड़ा करके इनको आज निकलवाया है, उसको इन्होंने अपनी जेठानी के रूप में देखा, जो उस जीवन में भी पसंद नहीं करती थी, इनको दबा के रखा जाता था इनको। और जो पति इन्होंने देखे अपने उस जीवन के, पिछले जीवन के जो पति इन्होंने देखे, वो वही व्यक्ति है जिन्होंने 10 वर्षों तक इनको जो है परेशान किया, 10 वर्षों तक जो है इनका फायदा उठाया। उन पति को इन्होंने देखा। फिर इसके बाद जो है जो सन इन्होंने वहां पे देखा, जो पुत्र था इनका उस जीवन के अंदर, जो पुत्र थोड़ा सा मतलब इनको लेकर के कंसर्न भी था, पुत्र को प्रेम भी था, लेकिन पुत्र भी कुछ कर नहीं पाया। वो पुत्र इनके इस जीवन की जो माता जी हैं, वो माता जी जो कि शेल्टर होम में शुरू में सेवा करती थी ना, जिनके साथ इनकी अपनी सगी माँ, जो अपनी सगी माँ है, इनको अपने उस जीवन के पुत्र के रूप के अंदर जो है नजर आई। तो देखो दोस्तों, ये वाला जो जीवन इन्होंने देखा, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नजर नहीं आया कि भाई इन्होंने कुछ किया हो और उन लोगों ने रिटर्न दिया हो। तो इनको एक और जो पिछला जीवन है उसके अंदर भेजा गया, समय भी काफी बचा हुआ था। तो ये बहन जब उससे पिछले जीवन के अंदर गई, तो अभी वाला जीवन इनका कन्या का है, महिला का है, इससे पिछला जीवन भी महिला का था, उससे पिछले जीवन के अंदर जब ये गई तो वो जीवन इनका एक पुरुष का जीवन था। और दोस्तों, उस जीवन के अंदर इन्होंने खुद को एक राजा के रूप में देखा, और वह जो राजा था, जिस समय अंग्रेज भारत पे राज करते थे, उस समय में कई सारे राजा होते थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे। तो अंग्रेजों के शासन के अंदर शासन करने वाले एक राजा के रूप में इन्होंने देखा। और फिर वहां पे बताती हैं, इन्होंने एक कोट यूज किया था कि इन्होंने एक कोट यूज किया था, मैं लिखा हुआ है, आई हेल्प देम टू बी इन पावर एंड दे हेल्प मी टू स्टे इन पावर। तो ये कुछ ऐसे एक रोल में इन्होंने खुद को देखा है कि ये जैसे अंग्रेजों की कुछ राजा जो धोखेबाज थे, थोड़ा देश के, हम क्षमा चाहेंगे शब्द यूज करने के लिए, लेकिन उनकी चापलूसी करते थे, उनकी जी हजूरी करते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों का सपोर्ट इनको होता था, उनकी फौजों का सपोर्ट इनको होता था, भारत माँ को लूटने में ये उनका सहयोग करते थे। और उसी की वजह से उन्हीं लोगों को अंग्रेज अपने षड्यंत्र का इस्तेमाल करके राजा बनाते थे, जो कि उनकी कठपुतली बनकर के रहे, उनके इशारों पर चले। अब वहां पर ये जो पुरुष वाला जीवन इन्होंने देखा, उसके अंदर ये कहते हैं कि मैं जो हूं, उसके अंदर इनको नजर आया कि ये थोड़े अय्याश किस्म के राजा हैं, और इनका जो अय्याशी करने का जो इनका गुण बोल लो या अवगुण बोल लो, धर्म अनुसार अवगुण है, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार तो ये गुण है, क्योंकि ऐसे आदमी को तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे आदमी को, आप समझते हैं अंग्रेज कैसे मैनिपुलेट करते थे, और इसी सब चीजों का वो देते थे। और ये तो जो भी है उसके अंदर ज्यादा नहीं जाते हैं, बट क्या है, थोड़ा अय्याशी का इनको अपना पार्ट में वहां पे नजर आया। अब ये यहां पर देखते हैं कि ये जो जीवन है, इसके अंदर ये कैसे भी करके अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो राजघराना होता है, या पहले जो राजघराने होते थे,
और उसके अंदर क्या होता था कि ना, परिवार के अंदर चाचे ताए के लड़के हैं, सगे भाई हैं, इनके अंदर हमेशा से एक खींचतान चलती रहती है कि हर किसी को, जो भी राजकुमार है उसको गद्दी के ऊपर बैठना है। और ज्यादातर ये उन राजघरानों में देखा जाता था कि उनको गद्दी पर बैठना है जहां पर ये जो है अय्याशियां हवा में होती थी, जहां पे इररिस्पॉन्सिबल राजा होते थे। कलयुग के समय के जो राजा रहे इररिस्पॉन्सिबल वाले, उन्हीं के राज्य में सब कुछ देखने को मिलता था। तो ये बताते हैं कि उस जीवन के अंदर इनको अपने दो छोटे भाई नजर आए। दो छोटे भाई ऐसे थे जिनको ये बहुत ज्यादा दबा करके रखते थे, और ये बताते हैं कि भाई मैं हर प्रकार की ऐसा कोशिश करता हूं कि इन लोगों को मैं हरास करता हूं, ये मुझसे दबे रहें। इन्होंने ऐसा देखा कि वो जो दो छोटे भाई थे, मतलब एक, अब ये जो चीज़ है हमें बताने में भी शर्म आती है, अजीब लगता है, लेकिन वो जो दो छोटे भाई थे उनकी दो धर्म पत्नियां थी, दोनों विवाहित थे, दोनों की पत्नियां थी। अब ये क्या करते थे, उन दोनों भाइयों को अलग अलग काम के सिलसिले में भगाते रहते थे कि तुम उधर जाओ, मतलब एक जगह भेजा तो 10-15 दिन वो गायब रहेगा, उसको भेजा तो 1 महीना वो गायब रहेगा। पहले तो सब फ्लाइट और ये सब नहीं होता था, तो जो भी ट्रैवल है उनको ट्रैवल पे रखता था। और उनकी जो दोनों पत्नियां थी उन दोनों भाइयों की, वो महल में होती थी। अब ये क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, लेकिन ये जो है वो जो दोनों उन भाइयों की पत्नियां होती थी उनको जो है शारीरिक रूप से जो है मोलेस्ट करते थे, तो मतलब उनका गलत फायदा उठाते थे, जिसकी वजह से वो जो दोनों जो एक तरह से इनकी बहू हुई, इनके दोनों भाइयों की जो पत्नियां थी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि अब राजा है, राजा आपके साथ ये चीज़ कर रहा है, अब उसको ये भी मर्यादा नहीं कि मेरे भाई हैं और भाई की पत्नियां हैं, तो इस तरह के वो करता था बहुत ज़्यादा। मतलब क्या है, हर, आप समझ सकते हैं, हम बोल नहीं रहे, हर हद पार पूरी तरह से जैसे मोलेस्ट करना, और उनको एक तरीके से अपनी ही पत्नियां बना करके रखते थे, दुर्व्यवहार भी करना है उनके साथ, और ये सब कुछ भी जो है वो था। और इनके जो दोनों भाई हैं उनको भनक थी इस चीज़ की, उनको पता था, शायद पूरी तरह से भी पता था, और वो दोनों अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। लेकिन क्योंकि ये राजा थे, उसके बाद जो अंग्रेज थे उनका हाथ था इनके सर के ऊपर, क्योंकि एकदम करप्ट और भ्रष्ट टाइप के राजा थे, जो कि अपने जो प्रजा है उसको भी जैसे निचोड़ लेता है, चूस लेता है, थोड़ा इस प्रकार का काम भी किया करते थे। और मतलब एक होता है ना, पावर की भूख होती है, तो भूख के चलते, अरे भाई तुम्हारे पास पहले ही गद्दी है तो उसमें ठीक ठाक शासन कर लो ना, ऐसे अत्याचार करने की क्या आवश्यकता है। अब दोस्तों और पीछे अगर जाएंगे तो और भी कुछ इनके हिसाब किताब खुलते, लेकिन फिलहाल यही जन्म देखा जिसके अंदर बहुत गलत ही कर रहे थे। तो ये देखते हैं कि उन दोनों के साथ ही ऐसा करते हैं। तो धीरे पहले मतलब बताते कई वर्षों तक, एक बहुत लंबे समय तक वो अत्याचार सहते रहे। दोनों भाई अपने पत्नियों से अलग रहते थे, दूर दूर रहते थे, और ये पीछे से उनका फायदा उठाते थे। फिर जो भाई हैं उनको दरबार के अंदर बेइज्जत करना। और ये बताते हैं, हाँ एक बहुत ही विशेष बात, जो दोनों भाई हैं उनको इन्होंने इस प्रकार के पद नहीं दिए हुए थे जो कि एक राजा के छोटे भाई के पास होते हैं, पावर होती है ना उनके पास भी, राजकुमार है भैया, राजा के बाद है, तो वो चीज नहीं थी उनके साथ। उनको जो इस प्रकार का काम दिया जाता था, जो कि हो तो राजसी, लेकिन सबसे निचले स्तर का जो काम है उस पे ये उन दोनों छोटों भाइयों को लगा करके रखते थे। अब दोस्तों यहां पर जब वो दोनों जो छोटे भाई हैं उनको जब आइडेंटिफाई किया गया, तो एक जिस भाई को इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो पुरुष निकल करके आए जिन्होंने इस जीवन में इनको 10 साल तक मोलेस्ट किया, इनको धोखा दिया। फिर दूसरे भाई को जब इन्होंने देखा तो दूसरा भाई उस कन्या के रूप में नजर आया जो कि इस जीवन के अंदर वो बनकर के आई है ना, जो सबऑर्डिनेट बनकर के आई थी और जो इनके पीछे पड़ गई थी, पहले दिन से नफरत करती थी, उसके रूप में इन्होंने देखा कि वो इनका छोटा भाई थी। दो छोटे भाई थे, तो एक वो वाला जिन्होंने डायरेक्टली मोलेस्ट किया, और दूसरा वो लड़की जिसको उन्होंने लगवाया वहां पर, जो कि उन्हीं के गांव की है ना। तो उन दोनों को इन्होंने अपने छोटे भाई के रूप में देखा। अब दोस्तों अपने पूर्व जीवन के अंदर जो दो इनके छोटे भाई थे, उनकी जो दो पत्नियां थी जिनको ये मोलेस्ट किया करते थे,
उन दोनों को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो दोनों लेडीज जिनको ये परेशान किया करते थे, इस जीवन के अंदर वो 2 वॉलंटियर लड़कियां हैं जो कि इनकी सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर के इनको जिन्होंने निकलवाया। 2 लड़कियों के बारे में भी हमने आपको बताया था ना कि एनजीओ में पहले एज अ वॉलंटियर आती थी, अब परमानेंट हो गई हैं, अब परमानेंटली उन्होंने भी नौकरी ले ली है एनजीओ के अंदर। तो वो जो 2 लड़कियां हैं जो पहले दिन से पीछे पड़ी हुई हैं, इनको एनजीओ से बाहर निकलवाने के लिए वो 2 लड़कियां वही 2 कन्याएं हैं जो कि इनके छोटे भाइयों की पत्नियां थी जिनको ये मोलेस्ट किया करते थे। तो दोस्तों, जब ऐसा किसी आत्मा के साथ होगा तो और उसका बदला रह जाएगा, तो वो तो अपना पूरा प्रयास करेगी ना। जब भी आपका उनसे आमना सामना होगा, आप इस जीवन के अंदर कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, उनके अंदर से तो वही भाव आएगा ना कि ये तो बहुत ही गलत इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, नीच इंसान है, इस प्रकार का। तो अपने उन्हीं इमोशंस के चलते ये सभी आत्माएं इनसे आज बदला ले रही हैं, इनके जीवन के अंदर उनको परेशान कर रही हैं। तो ये सब इन बहन ने देखा और देख करके कहीं ना कहीं फिर जब ये उठे अपने पीएलआर से, ये संतुष्ट थे और इन्होंने फिर ऐसा संकल्प भी लिया कि नहीं, मैं वापस जाऊंगी और अगर कुछ वो ऐसा करते भी हैं तो थोड़ा अब उसको मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि जो मैं करके आई हूँ उसके सामने जो ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने जो किया वो तो कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा अब नीमा होकर के चलूंगी और वहीं पर अपनी जो सेवाएं हैं उनको मैं कंटिन्यू करूंगी। दोस्तों, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि हम अपने घर पे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग टूल्स नहीं है और हमारे पास जो है ऐसा माहौल भी नहीं है अभी घर के अंदर कि हम प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइसेज आपको सुनाई दिए होंगे, तो सबके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं दोस्तों। लेकिन ये कहानी बहुत टाइम से पेंडिंग थी और काफ़ी दिनों से वीडियो भी पोस्ट नहीं हुआ था, तो रिकॉर्ड करना आवश्यक था। इसीलिए जैसा भी माहौल हम क्रिएट कर पाए, जो भी हमारे को रिसोर्सेज यहाँ मिल पाए, उनका इस्तेमाल करके हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आप सभी के लिए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।